भारतीय लोग क्या रूस में फंस गए हैं और उसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात भारत ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है जो चाइना के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। भारत ने स्पेस सेक्टर के लिए 100% FDI मंजूर दे दी है। अब इसका क्या मतलब है और कैसे अचानक से भारत के शेयर बाजार में ये सुनते ही उछाल आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें इस मामले की जानकारी मिली है। कुछ भारतीयों ने रूसी आर्मी में हेल्पर की नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जायसवाल ने कहा कि भारतीय दूतावास रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर संपर्क में है। हम जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम सभी भारतीयों से अपील करते हैं कि वो पूरी सतर्क बरतते हुए जंग से दूर रहें। दरअसल 22 फरवरी को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस भारतीयों को जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज रहा है। 4 इन्हें रूस यूक्रेन सीमा पर लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से 1 तेलंगाना और 3 कर्नाटक के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए हायर किया था और इसके बाद इन्हें रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में भर्ती करवा दिया गया और जंग के मैदान में छोड़ दिया गया। इनमें से एक का नाम है मोहम्मद सुफियान। उसने एक रूसी सैनिक के फोन से अपने घर वालों को मैसेज भेजा, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया है। AIMIM के लीडर असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मामले में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की। ओवैसी ने कहा कि सरकार रूस में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कदम उठाए, साथ ही आरोपी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रूस में फंसे मोहम्मद सुफियान के भाई इमरान फैजल खान ने जुड़े एजेंट्स के इस रैकेट का खुलासा किया। इन संदिग्धों ने भारतीयों को कथित तौर पर हेल्पर की नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में फंसे 9 भारतीय इस वक्त यूक्रेन के उन शहरों में हैं जहां जंग का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। इनमें मारियुपोल, खार्किव, डोनेस्क, रोस्तोव जैसे शहर शामिल हैं। पीड़ित पहली बार नवंबर 2023 में एजेंट से मिले थे। एजेंट्स ने हेल्पर की नौकरी के लिए लाखों की सैलरी बताई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारतीयों को विजिटर वीजा पर रूस ले जाया गया। सभी ने चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये भारतीय दुबई में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपए थी। एजेंट्स ने 2 लाख की सैलरी वाली नौकरी का झांसा दिया। एक परिजन ने कहा कि नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट्स ने भारतीय से 3 लाख रुपए भी लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 60 अन्य भारतीयों को भी झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने इन लोगों से रूसी भाषा में लिखा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। इन्हें बताया गया कि ये हेल्पर की नौकरी है। जून 2023 में वैगनर आर्मी ने रूस की तख्तापलट की कोशिश की थी। विद्रोह के ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को वैगनर चीफ जिस प्लेन में सवार थे वो क्रैश हो गया। रूस की एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम था और वो इसमें सवार थे। रूस ने भी प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी। क्रैश में 10 लोग मारे गए। ये एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को फाउंडर और पूर्वी रूसी स्पेशल फोर्स कमांडर दमित्री उल्किन भी शामिल थे। वैगनर के और भी अधिकारी विमान में मौजूद थे। खैर, अब भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में संपर्क में है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हल निकल कर सामने आ जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। स्पेस सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटकर उसमें FDI का अलग अलग हिस्सा तय कर दिया गया है। आपको बता दें, इस संशोधित FDI नीति के तहत स्पेस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति मिली है। संशोधित नीति के अंतर्गत ये कहा गया है
कि भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पर आए उसके लिए कोशिश की जा रही है। 49% तक का FDI है लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट, उससे संबंधित सिस्टम, सब सिस्टम, स्पेस पोर्ट का निर्माण ताकि स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग और रिसीविंग हो सके, इसके ऊपर FDI आएगा तो सरकारी रूट के तहत आएगा। 74% तक FDI सैटेलाइट निर्माण, संचालन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, इसमें सबसे ज्यादा FDI हुआ तो सरकारी रूट के तहत आएगा। 100% तक FDI सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट के कंपोनेंट और सिस्टम, सब सिस्टम का निर्माण। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के बदले हुए नियमों के तहत स्पेस सेक्टर में देश की ताकत का पता लगाने के लिए व्यापक, समग्र और गतिशील ढांचे के रूप में बनाया गया था। इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना और अंतरिक्ष में सफल व्यावसायिक उपस्थिति विकसित करना है। साथ ही अंतरिक्ष का उपयोग टेक्नोलॉजी सिस्टम के रूप में करना है और संबंध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना, बेहतर स्पेस इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्तमान FDI नीति के अनुसार सैटेलाइट की स्थापना, संचालन केवल सरकारी अनुमति के जरिए ही FDI की अनुमति है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत अब सारी चीजों को बदलते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें, कई सारे ऐसे इकाई भी अब इसरो स्थापित कर रहा है जिसके द्वारा छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे लाया जाए ताकि हमें कम समय में जल्दी से आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये तभी होगा जब हम FDI को अनुमति देंगे, इस सेक्टर में पैसा आएगा तभी ऐसा हो पाएगा। यही वजह है कि भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं छूट देता हुआ दिख रहा है और इसका असर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, स्पेस के स्टॉक्स तुरंत से जंप कर गए 7%। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये कहा कि हाँ जी हमने FDI पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और अब दुनिया भर से पैसे आएंगे। अब भारत के साथ क्या दिक्कत है ना, आपको बता दें, भारत के स्पेस सेक्टर में पैसे की बहुत कमी है और भारतीय बजट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि भारत इसमें खर्च कर पाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के 2024 के बजट में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, छोटी मोटी बढ़ोतरी हुई है। कहा गया कि 4% का ही एलोकेशन यहाँ पर हुआ, जबकि हमें और भी ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन भारत कोई बहुत अमीर देश नहीं है जो बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर खर्च कर सके। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि इस सेक्टर में आगे बढ़ना है, वरना यहाँ पर दिक्कतें रखी हुई है। दुनिया अगर आगे निकल गई तो आप इतने पीछे रह जाओगे कि फिर उस जगह पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आखिरकार कहीं ना कहीं भारत सरकार को यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है। आप जरा देखिए कि दूसरे देशों के गवर्नमेंट कितना ज़्यादा खर्च करते हैं स्पेस सेक्टर पर। अमेरिका कितना खर्च करता है, चाइना कितना खर्च करता है, इस ग्राफ से ही आपको पता चल रहा होगा। ऐसे में अगर भारत को अपने सेक्टर को भी आगे ले जाना है तो भारत को ये चीज़ें तो अपनानी ही थी। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें 9 ईयर का स्पेस रिपोर्ट कार्ड दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि भारत ने 389 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए, 3300 करोड़ रुपए कमाए और 123% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं है। भारत को अगर आगे जाना है तो बाकी देशों की ही तरह पैसे लगाना होगा और इसी का कहीं ना कहीं उपाय ढूंढा है भारत ने। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।